हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हम सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये पुरानी बुक होगी तो उसमें ये चैप्टर नंबर 4 के नाम से होगा, और अगर आपके पास न्यू बुक होगी तो उसमें ये चैप्टर नंबर 3 होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना। इस चैप्टर में हम ऑलमोस्ट 9 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, 9 टॉपिक्स को। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा लेंथी होने वाला है, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक जो है वो कई सारे क्वेश्चंस गेन करता है। इसलिए ये जो चैप्टर हम करेंगे, इस चैप्टर को कम से कम 5 से 6 पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आप सभी पार्ट्स जरूर देखना, तभी आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो इन सभी टॉपिक्स में से हम इसका फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र, ठीक है, कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर। जिसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तब तक आपको जो है ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, समकालीन का मतलब क्या होता है, कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है। कंटेम्परेरी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, वर्तमान का समय। और सत्ता का मतलब क्या होता है, सत्ता का मतलब होता है पावर, मतलब प्रेजेंट टाइम की पावर्स। हम इस चैप्टर में उन सभी कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। अच्छा देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 1945 याद है, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, जब शीत युद्ध शुरू हुआ था, उस समय पूरा वर्ल्ड 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था। उस समय पूरा विश्व दो ध्रुवीय हो गया था, ठीक है, बाइपोलैरिटी हो गया था। और उस समय पूरे वर्ल्ड में 2 सुपर पावर कंट्रीज थी। एक तरफ जो था वो यूएसए था और एक तरफ जो था वो यूएसएसआर था। लेकिन 1991 में क्या हुआ, जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया तो पूरा वर्ल्ड फिर से यूनिपोलर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। मींस अब जो है सिर्फ एक ही सुपर पावर कंट्री रह गई थी, और वो थी अमेरिका। और कई सालों तक अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड पर अपना राज किया। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बहुत सारी नई कंट्रीज जो है उन्होंने अपना डेवलपमेंट करना शुरू किया, अपना विकास करना शुरू किया, और वो अब पावरफुल बनने लग गई। प्रेजेंट टाइम में कई सारी ऐसी कंट्रीज और ऐसे ग्रुप्स हैं, जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं कंट्रीज और उन्हीं ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो, हम जो है इस चैप्टर में जिन कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कंट्रीज तो ये हैं, चीन, रूस, इजराइल, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान। मींस ये सारी कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जो आज के टाइम पे अमेरिका को टक्कर दे रही हैं, और इनको जो है हम डिटेल में करेंगे। और जिन ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है यूरोपीय संघ, आसियान और ब्रिक्स। लेकिन इन ग्रुप्स को हम बोलते क्या है, इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्षेत्रीय संगठन, रीजनल अलायंस। देखो, शॉर्ट में समझाता हूं कि रीजनल अलायंस क्या होते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा देश मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जब 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज अपने किसी एम को, किसी गोल को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक हो जाते हैं और मिलकर काम करते हैं, उनको बोलते हैं रीजनल अलायंस, क्षेत्रीय संगठन। इतना समझ में आ गया। तो हम इस चैप्टर में 3 क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ, आसियान और ब्रिक्स, और 6 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो अमेरिका को टक्कर देते हैं। इतना समझ में आ गया। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है यूरोपीय संघ। देखो, यूरोपीय संघ क्या है, अगर कोई आपसे पूछेगा तो यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है
कितने देशों का? 27 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। आइए देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोपीय संघ क्यों एक पावरफुल कंट्री है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, वो किस तरीके से बना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यूरोपीय संघ एक पावरफुल ग्रुप क्यों है, एक क्षेत्रीय संगठन क्यों है। तो इस टॉपिक का जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस प्रकार हुई, हाउ द यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आइए देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है हमारा बना है। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी उन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से बहुत सारी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इस चीज को देखते हुए अमेरिका के जो वित्त मंत्री थे, अमेरिका के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका नाम था जॉर्ज मार्शल, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो इन वेस्टर्न कंट्रीज को जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका साथ दिया, उनको इकोनॉमिक हेल्प करेंगे, उनको पैसे की मदद करेंगे ताकि वो अपने आप को रीबिल्ड कर सके, वो अपना विकास कर सके। इसी प्लान को मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मार्शल प्लान किसे कहा जाता है। तो मार्शल प्लान किसे कहते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो ऐसे में जॉर्ज मार्शल जो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करने का फैसला किया और एक ट्रीटी साइन की जिसे मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आ गया? अब इस मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इस मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग यूरोप की कंट्रीज को जो है इकोनॉमिक हेल्प देना शुरू कर दिया गया और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया अमेरिका ने, जिसका नाम रखा उन्होंने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। क्या नाम रखा उन्होंने? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या था? इसका काम था कि ये वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को इकोनॉमिक हेल्प करेंगे, उनको जो है रिबिल्ड करने में मदद करेंगे। कैसे? अब देखो, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को पैसा देना शुरू कर दिया, जिससे अब वेस्टर्न कंट्रीज को एक सहारा मिल गया कि उनके साथ कोई खड़ा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपस में ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब देखो, ट्रेड कैसे करेंगे? जब पैसा आएगा तो वो प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे तो फिर ट्रेड करना शुरू करेंगे। अब ट्रेड करने से क्या होगा? उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होगा। इससे उनका डेवलपमेंट लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इससे उनका डेवलपमेंट लेवल भी बढ़ेगा। तो जो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया? मार्शल प्लान के माध्यम से, मार्शल प्लान के थ्रू उन्होंने क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, और उसने जो है यूरोप की कंट्रीज को, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को जो है इकोनॉमिक हेल्प करना, प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका की हेल्प से यूरोप की कंट्रीज ने अपना डेवलपमेंट करना तो शुरू कर दिया, विकास करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि अकेले डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, शायद हम इतनी तेज गति से ग्रो ना कर पाए अकेले, ये उनको समझ में आ गया था। ये चीज देखो, आपको भी पता होगी कि अगर कोई कंट्री इंडिविजुअली अपना डेवलपमेंट कर रहा है, अकेले अपना विकास कर रहा है, और एक कंट्री जो है ग्रुप में रहकर अपना विकास कर रहा है, तो जो कंट्री ग्रुप में रहकर अपना विकास कर रही है ना, डेवलपमेंट कर रही है, वो कंट्री तेजी से ग्रो करेगी। और ये चीज यूरोप की कंट्रीज को समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना कर ली। देखो, 1948 में जो है उन्होंने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्शल प्लान आया, उसके बाद उन्होंने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की, जिसके बाद उन्होंने जो है विकास करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब उनको समझ में आ गया था कि अगर विकास करना है, तेज गति से विकास करना है, तो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। और मिलकर काम करने के लिए उन्होंने क्या किया? यूरोपीय परिषद की स्थापना कर दी, यूरोपियन काउंसिल बना दिया। कब? 1949। अब इसके तहत क्या किया उन्होंने? इसके तहत उन्होंने जो है म्यूचुअल हेल्प को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, एक दूसरे की हेल्प करनी शुरू कर दी।
कैसे? अगर किसी कंट्री को कोई जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे की मदद करेंगे। साथ में जो है उन्होंने ट्रेड को और ज्यादा बढ़ा दिया कि हम जो है आपस में ट्रेड को और ज्यादा करेंगे ताकि हमारा और तेज गति से विकास हो सके। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो यूरोपीय परिषद की स्थापना करने से यूरोप की कंट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब जो है वो और तेज गति से विकास करने लग गए। अब उनको अमेरिका के हेल्प की भी जरूरत नहीं थी, वो इतना तेज गति से ग्रो कर रहे थे और अब अच्छा खासा वो विकास कर चुके थे। इसलिए अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या किया उन्होंने, उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि भाई कभी दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन ना आए जैसे सिचुएशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आई थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैसे को इकट्ठा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन और बना दिया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसका काम क्या था कि यहाँ पर क्या करेंगे, सभी यूरोप की कंट्रीज जो मिलकर काम कर रहे थे वो क्या करेंगे, अपना अपना कुछ सेविंग्स जो होगा, अपना पैसा जो होगा वहां यहाँ पे जमा करेंगे। और जब किसी कंट्री को कोई जरूरत पड़ेगी या फिर कभी जो है ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोबारा हमें किसी की मदद की जरूरत पड़े तो उस समय हम क्या करेंगे, यहीं से अपना पैसा निकाल लेंगे। एक तरह से ये एक रिजर्व हो गया, एक सेविंग हो गई, जहां पर ये अपना पैसा जमा करने लग गए। इतना समझ में आ गया? और इसकी स्थापना कब की गई, 1953 में। 1953 में जब इसकी स्थापना की गई तो यहां पर क्या किया उन्होंने, अपना पैसा जमा करना शुरू कर दिया। ठीक है, पैसा जमा करना शुरू कर दिया एक सेविंग के तौर पर, ताकि बुरे वक्त पर ये पैसा उनका काम आए। इसके बाद उन्होंने जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है अपना पार्लियामेंट बनाया, मिलकर काम करना शुरू कर दिया और फाइनली 1992 में जाकर उन्होंने अपने आप को एक रीजनल अलायंस में कन्वर्ट कर दिया, एक क्षेत्रीय संगठन में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा यूरोपीय संघ। सॉरी, यहां पर इसको ठीक कर लेना, यूरोपीय परिषद नहीं होगा, यूरोपीय संघ होगा। ठीक है, यूरोपीय संघ होगा। तो फाइनली 1992 में जाकर जो है ये यूरोपीय संघ में कन्वर्ट हो गए। तो आपको समझ में आया यूरोपीय संघ कैसे बना? मार्शल प्लान आया, मार्शल प्लान के तहत जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जहां से उनको जो है इकोनॉमिक हेल्प मिलना शुरू हो गया, एक तरह से मदद मिलनी शुरू हो गई। जिसके बाद जो है उन्होंने अपना विकास किया और मिलकर काम करने के लिए उन्होंने यूरोपीय परिषद की स्थापना कर दी 1949 में। जिसके बाद जब उनका और तेज गति से विकास हो गया तो उन्होंने अपने पैसे जमा करने के लिए 1953 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को बना लिया, जिससे उनके फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। और फाइनली 1992 में जाकर जो है उन्होंने यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी। तो इसी के साथ जो है यूरोपीय संघ बनकर तैयार हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन किस तरीके से बना। अब जो है हम ये देखते हैं कि यूरोपीय संघ क्यों इतना ज्यादा पावरफुल ग्रुप माना जाता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में यूरोपीय संघ से रिलेटेड पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन है कैसे जो है यूरोपीय यूनियन जो है एक इफेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब आप इस टॉपिक को करोगे कि यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन है कैसे, तो इससे आपको जो है यूरोपीय संघ की पावर के बारे में पता चलेगा, यूरोपीय संघ की शक्तियों के बारे में पता चलेगा, जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्यों इसको हम अमेरिका को टक्कर देने वाला ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, क्यों इसको हम जो है अमेरिका को पीछे छोड़ने वाला जो है रीजनल अलायंस मानते हैं, वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्यों ये इतना ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन को इतनी ज्यादा ताकतवर माना जाता है वो है उसकी सैन्य ताकत, वो उसकी है मिलिट्री पावर। देखो, जो यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री पावर है ना, वो वर्ल्ड की सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, विश्व की दूसरी सबसे ताकतवर सेना, जिसके पास न्यू टेक्नोलॉजी के सारे वेपन्स हैं, ऐसे वेपन्स जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उसके लगभग सभी देश जो हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न है। परमाणु शक्ति संपन्न मींस न्यूक्लियर वेपन्स है। देखो, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज है प्रेजेंट टाइम में, और ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन है। आप समझ रहे हो कि न्यूक्लियर वेपन होना ही अपने आप में एक आम बात है, और यूरोपीय संघ की ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास जो है ये परमाणु बम है, तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि यूरोपीय संघ की सैन्य ताकत कितनी ज्यादा मजबूत है। ये तो कुछ नहीं, एक चीज और जो इसकी सैन्य ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है वो है कि इसका एक सदस्य जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका परमानेंट मेंबर है।
अब सुरक्षा परिषद क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, इसको तो डिटेल में आप 6 चैप्टर में समझोगे, लेकिन अभी बस इतना जान लो कि जो भी कंट्री सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होता है उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरीके से अमेरिका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है तो वो इतना पावरफुल है, ठीक उसी तरीके से यूरोपीय संघ का एक देश जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो गया। तो इसकी मिलिट्री पावर आपको समझ में आ गई कि सैन्य ताकत कितनी ज्यादा पावरफुल है उसकी, और क्यों उसकी सैन्य ताकत अमेरिका की सैन्य ताकत को टक्कर देता है, ये चीज समझ में आ गई। अब जो दूसरी चीज आप देखोगे, जो दूसरा पॉइंट देखोगे, उससे थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों यूरोपीय संघ इतना ज्यादा पावरफुल है। दूसरा पॉइंट है उसकी आर्थिक ताकत, इकोनॉमिक पावर। ये सिर्फ मिलिट्री पावर में अमेरिका को टक्कर नहीं देता, ये इकोनॉमिक पावर में भी अमेरिका से बहुत ज्यादा आगे है। कैसे? देखो, जो इसकी मुद्रा है यूरो क्या है? यूरो जो है वो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है, उसकी करेंसी का नाम है, और ये जो करेंसी है यूरो वो अमेरिकी डॉलर से बहुत आगे है। मींस जो अमेरिका की करेंसी है डॉलर, उससे आगे है यूरो। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी है वो कितनी पावरफुल है। अच्छा, एक चीज और जो इसकी इकोनॉमी को पावरफुल बनाता है वो है वर्ल्ड लेवल पर इसका प्रोडक्शन। देखो, वर्ल्ड लेवल में अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमी में जितना कंट्रीब्यूट करता है उससे 3 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूरोपीय संघ। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका जितना ज्यादा अपना योगदान देता है उसका 3 गुना ज्यादा योगदान देता है यूरोपीय संघ। इससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यूरोपीय संघ की इकोनॉमी कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो इसकी इकोनॉमी भी तुमने देख ली। अब हम देखेंगे इसकी तीसरी पावर, जिससे तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इतना ज्यादा पावरफुल है। तो इसकी जो तीसरी विशेषता है, जो इसकी तीसरी चीज जो इसको ज्यादा पावरफुल बनाती है वो है इसकी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा एडवांस है। हम इसको एडवांस क्यों बोल रहे हैं? देखो, जो स्पेस में जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं उपग्रह, सैटेलाइट्स, ये जो सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है वो यूरोपीय संघ के ही हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? और दूसरी चीज क्या कि जितने भी उन्नत संचार प्रणाली है, ठीक है, वो सारी की सारी जो है यूरोपीय संघ के पास है। ये भी उसको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। इतना क्लियर हो गया? अब जो अगली चीज जिसकी वजह से यूरोपीय संघ इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा इफेक्टफुल है, वो है उसकी विशिष्ट पहचान, उसकी स्पेशल आइडेंटिटी। अब जो इसकी स्पेशल आइडेंटिटी होती है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब है कि यूरोपीय संघ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको दूसरे ग्रुप से, दूसरी कंट्री से अलग बनाती है। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज कि उनका अपना एक कॉमन फ्लैग है, ठीक है, एक कॉमन झंडा है। दूसरी चीज कि उनका अपना राष्ट्रगान है, मतलब जितने भी यूरोपीय संघ में जितनी भी कंट्रीज है उनका क्या है? अपना नेशनल एंथम है। और तीसरी चीज जो उसको स्पेशल बनाती है वो है उनकी कॉमन करेंसी। ठीक है, हमने अभी देखा ना कि उसकी मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। अब जितने भी 27 देश है ये उनमें कॉमन करेंसी है, और सभी में जितना भी ट्रेड वगैरह होता है वो किस में होता है? यूरो में ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है उसको एक स्पेशल बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, स्पेशल जो है रीजनल अलायंस बनाता है, दूसरे देशों से, दूसरे ग्रुप से अलग बनाता है। अब जो पांचवी चीज जो उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है, इफेक्टफुल बनाती है, वो है इसकी व्यापारिक शक्ति, ट्रेडिंग पावर। देखो, जो यूरोपीय संघ है ना, उसने ना एक कॉमन वीजा अपना रखा है, कॉमन वीजा, जिसका नाम है शांगेन वीजा। अब ये शांगेन वीजा जो है यूरोप की मेंबर कंट्रीज को दिया गया है। क्यों दिया गया है? देखो, अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए जाना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? वीजा चाहिए होता है, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। अब इससे क्या होता है? टाइम भी जाता है, ठीक है, और पैसा भी बर्बाद होता है। ऐसे में जो यूरोपीय संघ की कंट्रीज है उन्होंने ये डिसाइड किया
कि हमारे बीच में ये बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कॉमन वीजा बना दिया। अब जिस भी मेंबर कंट्री के पास ये कॉमन वीजा होगा उसे विदाउट परमिशन जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, यूरोप की कंट्रीज में जाने दिया जाएगा और वहां पे जाके वो आराम से ट्रेड कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, ये कॉमन वीजा है क्या, शांगेन वीजा, शांगेन वीजा। ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। शांगेन वीजा क्या है, शांगेन वीजा वो वीजा है जिसके थ्रू जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं वो बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे मेंबर कंट्रीज के वहां जा सकती है और ट्रेड कर सकती है। अब इससे यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा होगा, इससे यूरोपियन यूनियन को फायदा होगा कि जब फ्रीली ट्रेड होगा, ठीक है, फ्रीली जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाएगी तो वहां पर वो ज्यादा सामान बेच पाएगी, बिना किसी रोक टोक के जाएगी, ज्यादा सामान बेचेगी, तो इससे क्या होगा, यूरोपियन यूनियन का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और उसकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन जो है इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि यूरोपीय संघ की शक्तियां क्या क्या है, यूरोपीय संघ की क्या क्या पावर है, उसकी मिलिट्री पावर हमने देख ली, उसकी जो है इकोनॉमी पावर हमने देख ली, उसकी टेक्नोलॉजी देख ली, तकनीकी, उसकी जो है विशिष्ट पहचान, स्पेशल आइडेंटिटी देख ली, साथ में हमने देख लिया कि उसकी जो है व्यापारिक शक्ति क्या थी। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमने ये देखा कि यूरोपीय संघ क्यों इतना ज्यादा पावरफुल है, हमने ये देखा कि यूरोपीय संघ किस तरीके से मिलकर काम कर रहा था, हमने ये देखा कि यूरोपीय संघ की इकोनॉमी पावर कैसी है, उसकी मिलिट्री पावर कैसी है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इतने जो है प्रयासों के बावजूद इनमें कुछ मतभेद भी है, मींस इनकी कुछ कमियां भी है। कई बार आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ की कमियां क्या क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो आइए अब हम जो है यूरोपीय संघ के ड्रॉबैक्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी कमियां क्या क्या है वो देखते हैं। तो जो सबसे पहली कमी देखी जाती है ना यूरोपीय संघ की, जो ड्रॉबैक देखा जाता है वो क्या है कि इनके बीच में हमेशा आपसी टकराव रहते हैं। देखो होता क्या है, देखो मान लो कि जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, इसकी क्या होती है, अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, इसकी क्या होती है, अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, अपनी विदेश नीति होती है। और जो ईयू के अंदर कंट्रीज है, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कि ईयू की एक कंट्री है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। अब ये फ्रांस जो होगा इसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होगी, अपनी विदेश नीति होगी, और ईयू की क्या होती है, अपनी विदेश नीति होती है। ईयू सभी का ग्रुप है ना, इसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होगी, फ्रांस की अपनी फॉरेन पॉलिसी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है। जो इसकी फॉरेन पॉलिसी होगी वो इसको पसंद नहीं आएगी, जो इसकी फॉरेन पॉलिसी होगी वो इसको पसंद नहीं आएगी। तो कई बार ऐसा होता है जिसकी वजह से इनके बीच में टकराव होते हैं, इनके बीच में विरोध होने लग जाते हैं। तो सबसे पहली कमी क्या है कि इनके बीच में हमेशा विरोध होते रहते हैं, और इसी विरोध के चक्कर में जो है ना 31 जनवरी, ये मेन पॉइंट है, याद रख लेना, 31 जैन 2020 में जो है ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, ईयू से अलग हो गया था। ये मेन पॉइंट है, एक मार्क का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ब्रिटेन ईयू से कब अलग हुआ, कब अलग हुआ, 31 जनवरी 2020 में। और उसका रीजन क्या था, यही कॉन्फ्लिक्ट था कि इनके जो थे ना आपस में जो फॉरेन पॉलिसी थे वो मिलती नहीं थे, इनके बीच में हमेशा टकराव रहता था। इतना समझ में आ गया। तो पहला ड्रॉबैक क्या है कि इनके बीच में हमेशा टकराव बना रहता है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरी कमी क्या है इसकी, दूसरा ड्रॉबैक है कि इन्होंने कई बार कोशिश की अपना संविधान बनाने की, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि 27 के 27 देश कभी भी इस बात पर एग्री हो ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं इससे क्या साबित होता है, इनके बीच में आपसी जो है म्यूचुअल हेल्प की भावना नहीं है, ये एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते। इससे यही साबित होता है, अगर एक दूसरे को समझते, एक दूसरे के बीच में इनमें अंडरस्टैंडिंग होती तो इनका जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका होता। लेकिन कई बार इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि इनके बीच में जो है इतने अच्छे रिलेशन नहीं है जितने अच्छे हम सोचते हैं। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। एक जो अगला ड्रॉबैक है इसका, वो देखते हैं हम कि इसकी साझी मुद्रा। देखो हमने अभी देखा ना इनकी कॉमन करेंसी के बारे में, इनकी कॉमन करेंसी का नाम क्या है, यूरो। लेकिन जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज इस यूरो को एक्सेप्ट नहीं करती है। बहुत सारी कंट्री जो है इस यूरो को जो है इसके अगेंस्ट में रहती है।
वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसके एक ड्रॉबैक के रूप में देखा जाता है। और जो इसका लास्ट ड्रॉबैक देखा जाता है मास्ट्रिच संधि का विरोध। देखो मास्ट्रिच संधि क्या है, पहले ये समझ लो। 1991 में यूरोपीय संघ के देशों ने एक संधि की थी, एक ट्रीटी की थी, ठीक है, जिसका नाम था मास्ट्रिच संधि। और इसी संधि के तहत जो था वो शांगेन वीजा कॉमन वीजा जो अपनाया था ना, और जो कॉमन करेंसी अपनाई थी वो इसी मास्ट्रिच संधि के तहत ही अपनाई थी। तो मास्ट्रिच संधि, दो कंट्री ऐसी है जो इस मास्ट्रिच संधि का विरोध करती है। दो कंट्री कौन कौन सी? डेनमार्क और स्वीडन। कौन सी? डेनमार्क और स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन दो ऐसी कंट्री है जो इस मास्ट्रिच संधि का विरोध करता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि यूरोपीय संघ भले ही बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही बहुत पावरफुल एक रीजनल अलायंस हो, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। तो इसी टॉपिक के साथ में हमारा जो ये यूरोपियन यूनियन वाला टॉपिक है वो हमारा समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।